हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों आपका ये जो है 10th क्लास है और 10th क्लास में जो है मेरे प्यारे बच्चों हम लोग ज्योग्राफी देख रहे हैं और उसी में हम लोग कृषि के बारे में पढ़ रहे थे। हमने रबी, खरीफ और जायद की फसलों के बारे में पढ़ा। कुछ जो आपकी और फसल है उनकी हम स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर रहे थे। तो कल हमने जो था मिलेट्स के बारे में पढ़ा कि जो आपके मिलेट्स क्या होते हैं, मोटे अनाज क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग आपका पढ़ चुके थे और इन पर हम लोग आपका बात बात कर चुके थे एक एक करके। ठीक है, तो उसके साथ हमने चावल को देखा, चावल और गेहूं कहाँ कहाँ पर होते हैं, मक्का कहाँ पर होती है। ठीक है, बाजरे और मक्के को जानने का हमने प्रयास किया था। क्लियर है? इतना आपको ध्यान रहेगा, इतना हम लोग जान पाए, देख पाए। आगे बढ़े। बाजरा हमने देख लिया। ठीक, क्या कंडीशन होती है, कैसे उगाया जाता। आज हम इसमें आगे बढ़ेंगे और हम दालें पढ़ेंगे। जो पल्सेस होती हैं, जो दाल है हम उनको जो पल्सेस कहाँ कहाँ पर होती हैं, कुछ हमारे यहाँ होती है, जैसे राजमा हमारे यहाँ बड़ा अच्छा होता है। ठीक है, जो राजमा है बहुत सारी क्वालिटी जो है उसकी जो किस्म है हमारे यहाँ पैदा होती है। और राजमा और जगह होता है, लेकिन उत्तराखंड में आपका जैसे जो आपके चंबा के आसपास का रीजन है, उत्तरकाशी का जो रीजन अब आपका रीजन है, ऊपर का जो और रीजन है, वहां पर अलग अलग टेस्ट उसमें राजमा को आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं दालें और पल्सेस हैं और आप इनको देखोगे और समझोगे कि आखिर में है कहाँ, कैसे हैं। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोग देश है। सबसे बड़ी बात क्या है, उत्पादक हम बहुत बड़े हैं, पैदा बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उसके साथ हम उपभोग भी बहुत करते हैं, यानी कि उनको ग्रहण, उनको कंज्यूम भी हम बहुत अच्छे रूप में कर लेते हैं। यानी कि उत्पादक भी अच्छे हैं और उपभोग भी अच्छा करते हैं। शाकाहारी खाने में दालें सबसे प्रमुख प्रोटीन का आपका दायक होती हैं। कह रहे जो लोग आपका शाकाहारी होते हैं, वेजिटेरियन होते हैं, उनके लिए सोर्स ऑफ प्रोटीन क्या होती है, पल्स होती है। पल्स में क्या आती है, तोर, आम भाषा में तोर, अरहर। तोर का दाना होता है, जब उसको दो भाग में तोड़ देते हैं तो बन जाती है हरहर की दाल। वैसे उसको तोर बोलते हैं लोकल भाषा। तोर, उड़द, मूंग, मूंग, मसूर, मटर, चना और बहुत सारी दालें हैं कि मुख्य दलहनी फसल हैं। दालों को क्या बोलते हैं, दलहनी फसल। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी फसलें दालें खरीफ की फसलें हैं और कौन सी रबी की। आप कौन सी फसलें खरीफ की हैं, कौन सी रबी की। पिछला आप चैप्टर को पन्ना पलटिए और देखिए कौन सी फसलें ऐसी हैं जो आपका सितंबर से और अक्टूबर के बीच में बोई जा रही हैं, वो आपका रबी की होंगी, और जो अप्रैल से जून में बोई जा रही हैं वो खरीफ की होंगी। यानी कि जो गर्मी में बोई जा रही है फसल कौन सी है, दालें जो सर्दी में बोई जा रही है वो कौन सी हैं। बस इतना आपको खोजना है तो क्लियर हो जाएगा। दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है, इन्हें शुष्क परिस्थितियों में उगाया जा सकता है। इसलिए आप देखते हैं मध्य प्रदेश का रीजन और राजस्थान, गुजरात के क्षेत्रों में बहुत बड़ी मात्रा में आपके पल्सेस होती हैं। दाल राजस्थान जो मध्य प्रदेश है बहुत बड़े रूप में प्रोडक्शन करता है। इसी वजह से फलीदार फसलें होने के नाते अरहर को छोड़कर सभी अन्य दालें वायु से नाइट्रोजन, भूमि की उर्वरता को बनाए रखती है। किसे छोड़कर, अरहर की दाल में क्या होता है, वो वायु से नाइट्रोजन नहीं लेती, बल्कि आप देखते हैं नीचे जो नाइट्रोजन नामक एक जीवाणु होता है वो क्या करता है, नीचे से बनाता है मिट्टी से, फिर उसको नाइट्रोजन पौधे तक पहुंचाता है। अतः इन फसलों में आमतौर पर सभी फसल में अनावर्तन यानी कि रोटरिंग में बोया जाता है। भारत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक दाल का प्रमुख उत्पादक राज्य है। यहाँ पर आपका प्रमुख रूप से दालों को उगाया जाता है। देख लीजिए दाल कहाँ कहाँ पर उग रही हैं, कौन कौन सा क्षेत्र है, आप उनको अच्छे से देख सकते हैं। देख लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पल्सेस के बाद बहुत इंपॉर्टेंट, खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य फसल। गन्ना, सुगर केन बहुत प्रसिद्ध फसल और
पश्चिमी भारत की जान है गन्ना, ऐसे कह सकते हैं आप। बहुत बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन होता है। गन्ना उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। उष्ण यानी कि गर्म, उपोष्ण ठंडा गर्म वाला जो रीजन है वहां की फसल है ये। 21 डिग्री से लेकर 27 डिग्री टेम्परेचर के बीच इसकी आइडियल कंडीशंस हैं। और आप बताएंगे 21 से लेकर 27 कौन सी और फसल की आइडियल कंडीशन थी? 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर वाली वर्षा उष्मा की आर्द्र जलवायु में बोई जाती है। कम वर्षा वाले प्रदेशों में सिंचाई की आवश्यकता होती है। इन्हीं में अनेक मिट्टियां भी उगाई जाती हैं। इसकी बुआई से लेकर कटाई तक काफी शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। ब्राजील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चीनी, गुड़, खंडसरी, शीरा बनाने का काम आता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र और हरियाणा गन्ना के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। कैसे हैं? ये प्रमुख उत्पादक आपके राज्य हैं जो आपको दिखाई देंगे। अब आपको पता है गन्ना उत्तर प्रदेश में भी अच्छा होता है, महाराष्ट्र में बढ़िया होता है, और कर्नाटक और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा रस कंटेंट जो है परसेंटेज वो तमिलनाडु में निकलता है। कोस्टल एरिया में जो आपके रीजन में बोया जाता है, और बहुत अच्छी मात्रा में ये आपका गन्ना हो रहा है। क्लियर है? आप इसको देख सकते हैं। चलिए, हो गया, आगे बढ़ जाए। ये देखिए, ये है गन्ना, शुगर केन। चलिए, तिल, अब है तिलहन फसलें। 2018 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा तिलहन उत्पादक देश है। पहला चाइना। चाइना में बहुत बड़े मात्रा में तिलहन होता है, जो आपका सरसों वगैरह है, ये सब चीजें। सन 2018 में तोरिया के उत्पादन में भारत का विश्व में कनाडा और चीन के बाद तीसरा स्थान था। देश में कुल बोए गए क्षेत्र के 12% भाग पर कई तिलहन फसलें उगाई जाती हैं, जैसे मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिलोना, अलसी, सूरजमुखी भारत में उगाए जाने वाली प्रमुख फसलें हैं। इसमें से अधिकतर खाद्यान्न हैं और खाना बनाने में प्रयोग किए जाते हैं, परंतु इसमें से कुछ तेल बीजों को साबुन, प्रसाधन, श्रृंगार के लिए उबटन उद्योग में कच्चे माल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है। मूंगफली खरीफ की फसल है, ठीक, यानी कि गर्मियों में बोई जाती है और सर्दियों में काट ली जाती है। और तिलहन का कुल उत्पादन आधे अधिक भाग पर इस फसल से होता है। गुजरात मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य है। इसके अलावा राजस्थान, तमिलनाडु मूंगफली के अन्य उत्पादक राज्य हैं। वर्ष 2019-20 में अलसी और सरसों रबी की फसल है। रबी की फसल है मतलब अब आप देख रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर में बोई जाएंगी, अप्रैल और जून में काट ली जाएंगी। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल है मतलब क्या हुआ? खरीफ की फसल है तो ध्यान रखिए, जून में बोई जाएगी और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाएगी। अरंडी खरीफ और रबी दोनों की फसल है और ऋतुओं में बोई जाती है। ठीक है, तो हर ऋतु में ये बोई जा सकती है। ठीक, तो ये स्थिति है। और आप ये देख सकते हैं, ये मूंगफली है, ये सूरजमुखी है और ये आपकी सरसों के पौधे हैं। आगे बढ़े, बात करते हैं चाय की। और चाय सबकी सुबह उठते हुई सबसे पहले क्या चाहिए? सभी को चाय। अच्छा, कितने बच्चों को चाय पसंद है? ऑलमोस्ट सबको चाय पसंद है। सुबह सुबह सर्दियों में चाय का एक अच्छा सा कप मिल जाए, और क्या चाहिए, और खाने के लिए कुछ उसके साथ हो जाए। ऐसा ही है ना? हमारा नहीं, लेकिन हमारे परिवार और सगे संबंधियों में, और कोई मेहमान हमारे घर आकर बैठता तो सबसे पहले हम चाय और पानी को पूछते हैं। क्लियर है? तो चाय बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका, क्योंकि अब ये बड़ा अलग रूप में देखा जाता है। और मैंने आपको बताया है कि एक आपका प्लांटेशन एग्रीकल्चर है, ये रोपण कृषि का भाग है, पार्ट है। यह एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है, भाई पेय में यूज होते हैं। शुरुआती में अंग्रेज भारत लाए थे।
अधिकतर चाय बागानों के मालिक भारतीय हैं। चाय का पौधा उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय है, यानी कि गन्ने जैसी स्थिति है बिल्कुल। जलवायु ह्यूमस और जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी, सुगम जल निकासी, मेन है सुगम जल निकासी ढलवा क्षेत्र, यानी कि ऐसा क्षेत्र होना चाहिए जहां पर अगर बारिश हो, पानी नीचे बह जाए, पानी ना रुके। पानी रुक तो इसकी जड़ गल जाती है। चाय की झाड़ियां उगाने के लिए वर्ष भर कोष्ठ और नम और पाला रहित जलवायु चाहिए। पाला पड़ तो ये गल जाती है। वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा बौछार कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती है। जो फुसार जैसी पड़ती हैं वो बड़ी हेल्पफुल है। चाय एक सघन श्रम उद्योग है, इसके लिए प्रचुर मात्रा में सस्ता और कुशल श्रम चाहिए। इसकी ताजगी बनाए रखने के लिए चाय की पत्तियों को बागान में ही संघित की जाती है। चाय का मुख्य उत्पादक क्षेत्र असम, पश्चिम बंगाल यानी कि जो दार्जिलिंग रीजन है, जलपाईगुड़ी जिलों में पहाड़ियां और तमिलनाडु केरल में भी चाय होती है। अब आप मुझे बताइए उत्तराखंड के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर चाय उगाई? कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर चाय का उत्पादन होता है? कौन बच्चा बताएगा कि चाय का उत्पादन यहाँ हो रहा है? ठीक। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा आदि राज्यों में भी चाय उगाई जाती है। सन 2018 में भारत में चीन के बाद दूसरा बड़ा उत्पादक देश है। पहला कौन है? चीन, ठीक है। दूसरा कौन है? भारत, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, दूसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक, चलिए तो आप एक बार चाय को देखिए, पता होना चाहिए चाय है क्या। है, आगे बढ़े। अब दूसरा इंपॉर्टेंट, देखिए चाय के कुछ ऐसे बागान होते हैं और ये चाय की पत्तियों को चुना जाता है, फिर उनको फर्मेंटेड किया जाता है, तब हमको कहीं चाय की पत्ती हमको पीने के लिए मिलती है, जिससे हम चाय का हम टेस्ट जिसका लेते हैं। क्लियर है? ये आपके सामने। चलिए बात कर रहे हैं कॉफी की। भारतीय कॉफी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है। हमारे देश की अरेबिका किस्म की कॉफी पैदा की जाती है। ध्यान रख लीजिए, ये कॉफी की किस्म है, प्रजाति, वैरायटी है। आरंभ में यमन से लाई गई थी, यमन से लेके आए थे। इसकी किस्म काफी विश्व भर में अधिक मांग है। इसकी कृषि में शुरुआत में बाबा बदून की पहाड़ियां ढूंढिए, बाबा बदून की पहाड़ियों को भारत के मैप में ढूंढिए, और आजकल इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास यानी कि कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। ये क्या है? ये कॉफी का आपका रीजन है जहां पर ये खेती की जाती है। ठीक, तो आप इसको देख सकते हैं कि कहां कहां पर ये जो खेती है ये आपका की जा रही है, किस प्रकार से खेती होती है, इसको आप देख सकते हैं। क्लियर है? तो चाय का प्लांटेशन किस तरीके से बाग है, चलिए देख लिया। आगे बढ़ जाते हैं। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, हमने जो आपकी कमर्शियल चीजें थी, एक एक करके हम सभी फसलों को देख रहे हैं, और ये सभी फसलें जो हैं हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि हम इनका उपभोग करते हैं, हम उनका कृषि करते हैं। तो हमको स्पेशलाइजेशन थोड़ा सा पता होना चाहिए, ताकि हम उस दिशा को और देख सकें कि क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे होती हैं। इसलिए हमारा पढ़ने का महत्व है। दालों के बारे में पढ़ा कि बहुत बड़ा उत्पादक है और बहुत बड़ा उपभोग भी करता है। क्लियर है? और कारण क्या है कि जो वेजिटेरियन लोग हैं वो पल्स को सोर्स ऑफ प्रोटीन मानते हैं। क्लियर है? ये सारा रीजन है। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।